स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एनओएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एनओएस के स्टूडेंट्स के लिए 12th फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके गति के नियम चैप्टर से हैं, जो लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसका आंसर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, क्या यह कहना सही है कि कोई वस्तु हमेशा उस पर कार्य कर रहे नेट बाह्य बल की दिशा में चलती है? तो देखिए, इसमें ये कहा गया है कि क्या यह कहना सही है कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको हमने किसी सतह पर रखा हुआ है, मान लीजिए सतह है। इसमें कहा गया है क्या सही है कि इस पे जो हम बल कार्य कराएंगे, मान लीजिए बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो जो इसकी गति होगी वो गति भी इसी दिशा में होगी। क्या ये आवश्यक है? तो इसका जवाब होगा कि आवश्यक नहीं है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए वस्तु हमने पहले से रखा है इस स्थिति में। इससे आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास एक साइकिल है, ठीक है। ये एक साइकिल है, ये साइकिल इस दिशा में चल रही है। अगर हमको इसको इस दिशा में चल रही है, अगर हम बल इस दिशा में लगाएंगे तो क्या ज़रूरी है कि ये बल अगर हम इस दिशा में लगाना शुरू करें तो क्या इसकी गति भी इसी दिशा में जाएगी? नहीं, इसकी गति की दिशा यही होगी जो पहले से थी। यानी कि लेकिन अगर वही साइकिल अगर हमारी रुकी हुई होती, ये जो हमारी साइकिल है वो हमारी रुकी हुई अवस्था में होती, उस स्थिति में हम अगर इस तरफ बल लगाते तो हमारी गति भी साइकिल की इसी तरफ ही होती। तो यहाँ वस्तु को पूछा गया है, तो बिल्कुल वही प्रश्न है, इसको आप साइकिल से रिलेट करके समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जो वस्तु होगी वो केवल उसी स्थिति में सही है जो नेट बल लगाने से पूर्व वस्तु जो है वो विराम अवस्था में हो। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि साइकिल जब विराम अवस्था में थी तब अगर आप बल इस दिशा में लगाएंगे तो साइकिल इसी दिशा में जाएगी। लेकिन अगर साइकिल पहले से ही गति अवस्था में है, यानी कि साइकिल पहले से ही अगर इस दिशा में जा रही है और आप बल इस दिशा में लगा रहे हैं तो फिर बल की दिशा में आपकी गति नहीं होगी। तो पहला जो प्रश्न है उसके अनुसार ये जो है केवल उस स्थिति में सही होगा जब वस्तु जो है गति की अवस्था में न हो, यानी कि विराम की अवस्था में हो। तो ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सी भौतिक राशि किसी पिंड के जड़त्व की माप के लिए उपयोग की जाती है? यानी कि वो कौन सी राशि है जो किसी पिंड के जड़त्व, यहाँ पर समझना है जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु को अगर आप गति की अवस्था में है, यानी कि अगर साइकिल जो है अगर आप उसको चला रहे हो तो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी। अगर साइकिल को आप चला करके छोड़ दो तो ऐसा नहीं है कि तुरंत रुक जाएगी, वो डगरते हुए बहुत दूरी तक जाएगी, लेकिन वो रुकती है। वो इसलिए रुकती है क्योंकि उसका घर्षण बल लगता है जिसकी वजह से उसका विरोध होता है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए साइकिल को ही, अब यहाँ पे मैं साइकिल से ही एग्जांपल दे बता रहा हूँ, साइकिल को आप खड़ी कर दो तो साइकिल खड़ी कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि साइकिल जो है अपने आप जो है वो खुद ही डगर करके कहीं चली जाएगी। साइकिल अपने आप तो कहीं जाएगी नहीं। यानी कि अगर वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहे तो उसको जड़त्व कहते हैं। यदि वस्तु चल रही है तो चलती ही रहे, अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहे, तो उसको जड़त्व कहते हैं। तो किस पे निर्भर करता है, यानी कि उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है द्रव्यमान का, कि उस वस्तु में कितना द्रव्यमान है, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। जितना ज़्यादा आपका द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप 50 kg की एक बोरी उठाओ तो 50 kg की बोरी रखा हुआ है तो क्या है, जड़त्व में है, यानी कि वो अपनी स्थिति में पड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा है। अब उसको आपको हटाना है तो 50 kg को हटाने के लिए आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। वही अगर 2 kg की बोरी होता तो आप आसानी से हटा लोगे। तो उसकी माप के लिए आपका जड़त्व का उपयोग किया जाता है। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न है, क्या किसी बल द्वारा एक वस्तु के वेग के परिमाण को अचर रखते हुए केवल उसकी दिशा को बदला जा सकता है? यानी पूछा गया है कि वेग को नहीं बदलना है, यानी वस्तु जिस वेग से चल रही है उसको वैसे ही चलते रहने देना है। अचर का मतलब होता है जो परिवर्तित ना हो, वही यहाँ पे चर होता तो यानी कि उसको बदला जा सकता है, लेकिन इसको आपको बदलना नहीं है। अचर रखते हुए केवल उसकी गति को दिशा में बदला जा सकता है।
तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि आप ऐसे समझें कि ये जो है एक फील्ड है, इस फील्ड के चारों ओर एक कोई व्यक्ति है वो दौड़ लगा रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, उसकी दिशा तो चेंज हो रही है। या फिर आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, इसके ऐसे गोल गोल ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है, तो क्या कर रहा है, उसकी दिशा तो लगातार चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे वो है तो उसकी दिशा ऐसे है, अगर वही व्यक्ति यहाँ है तो उसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, यहाँ होगा तो उसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। इनकी दिशा तो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन वेग उसका क्या है, वेग अपरिवर्तित है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है, हाँ, जैसा कि एक समान वर्तुल गति में होता है, यानी कि जो वृत्ताकार गति होता है उसमें ऐसा होता है कि आप जो है वेग को न बदले तो और केवल उसकी दिशा को आप बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उन विविध परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जो किसी पिंड में बल आरोपित करने पर होते हैं। यानी कोई भी आपका पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, इसमें बल लगाने पर क्या क्या होगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए पिंड है, ये वस्तु है, ठीक है। अब आप इसको बल लगाएंगे तो मान लीजिए इधर से आपने इसको धक्का लगाना शुरू किया, तो क्या होगा, ये यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा। फिर धक्का लगाएंगे तो यहाँ से हट करके और आगे चला जाएगा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि स्थान का अंतर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्थान का अंतर। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। तो यानी कि एक तो होगा उसमें स्थानांतरण हो जाएगा अगर आप उसको बल लगाएंगे। और क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, जो लट्टू होता है, जो बहुत से लोगों ने खेला भी होगा। अगर आपने खेला होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने लट्टू घुमाया है। तो लट्टू में क्या करते हैं हम लोग, उसको बल लगा करके घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लट्टू गोल गोल घूमने लग जाती है। अगर कोई वस्तु गोल गोल घूमने लग जाती है तो उसको घूर्णन बोला जाता है, यानी कि घूर्णन गति। या फिर आप लट्टू नहीं देखे होंगे तो आपने चारा काटने वाली मशीन जरूर देखी होगी। अगर आप लोग घर पे चारा काटने की मशीन होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो चारा काटने की मशीन में क्या होती है, आप लोग हाथ से क्या करते हो, उसको गोल गोल घुमाते हो और चारा कटता चला जाता है। हैंडल को आप गोल गोल घुमाते रहते हो, तो जो गोल गोल घुमा रहे हो यही आपकी घूर्णन गति है। तो बल से दो चीज़ हमको पता चल गया, एक तो स्थानांतरण होता है, यानी किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और दूसरा क्या, घूर्णन होता है। और क्या होता है, मान लीजिए कि आपने क्या देखा है, आटा देखा होगा। आटे को अगर आप मान लीजिए आटा है, इसको आप लोग दबाते हैं तो क्या होता है, ऐसे पिचक जाता है। यानी कि वस्तु का जो आकार है वो विरूपित हो जाता है। रूप का क्या होना, विकृत होना, तो इसको विरूपित बोला जाता है। यानी कि रूप का बिगड़ जाना, यानी कि अगर किसी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हो तो विरूपित भी हो सकता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर था, आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं का संवेग समान है, दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है। यानी कि कहा गया है कि एक मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ठीक है। मान लीजिए इसका जो द्रव्यमान है वो 1 kg है, इसका द्रव्यमान 2 kg है। आप मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि दोनों आपको देखने में बराबर लग रहा हो, लेकिन आप मान लीजिए। तो संवेग पूछा है, दोनों वस्तुओं का संवेग समान है। तो संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है वो होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, यही होता है। आप लोग को सूत्र याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। यानी कि संवेग गुणा होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो पूछा गया है दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है और संवेग जो है बराबर है। यानी कि पहला वाला का द्रव्यमान 1 है, इसके भी द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 2 है, लेकिन संवेग दोनों का बराबर है। तो मान लीजिए दोनों का संवेग क्या है, 2 है, इसका भी संवेग 2 है, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो इसका आप वेग निकालिए, तो इसका वेग कितना आ जाएगा, इसका वेग आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और इसके कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अरे 1 से 2 में भाग दीजिए और 2 से 2 में भाग दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, इसका आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, इसका आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो किसका वेग ज़्यादा है, 1 किलोग्राम वाले का वेग ज़्यादा है। 1 किलोग्राम वाले का वेग 2 आ रहा है, 2 किलोग्राम वाले का वेग 1 आ रहा है। यानी कि जिसका द्रव्यमान कम है उसका क्या है, वो वस्तु तेज चल रही है। यानी कि इससे आपको एक बात पता चल गया होगा कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम होता है तो ज़्यादा तेज चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक v0 वेग से एक गेंद ऊपर फेंकता है,
यदि गेंद उसके पास उसी वेग से वापस आ जाती है तो क्या निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन होगा। यानी कि एक जो है बच्चा क्या करता है, एक गेंद को ऊपर फेंक देता है और जिस वेग से ये ऊपर गया था उसी वेग से वो वापस नीचे आ जाता है। तो पूछा गया इनमें से क्या परिवर्तन होगा। दो दिया गया है, गेंद के संवेग में और गेंद के संवेग के परिमाण में। तो देखिए गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा तो होगा। देखिए क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तु को ऊपर फेंकते जाते हैं उसका वेग क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेग कम होता जाता है और सबसे ऊपर जाकर के जीरो हो जाता है, तभी तो फिर वापस नीचे आता है। अगर ऊपर जाकर जीरो नहीं होता तब तो ये ऊपर चलता ही चला जाता है, कभी नीचे ही नहीं आता। तो उसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो गेंद के संवेग में परिवर्तन होता है। हाँ, दूसरा है गेंद के संवेग के परिमाण में। तो गेंद के संवेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि जितनी तेजी से वो ऊपर गया है उतनी ही तेजी से वो नीचे आ गया है। तो इसका अगर आप परिमाण देखेंगे तो परिमाण में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो तीसरा प्रश्न है, जब एक गेंद ऊंचाई से गिरती है तो इसका संवेग बढ़ जाता है, इसका संवेग बढ़ने का क्या कारण है। तो कहा गया है एक वस्तु है, मान लीजिए ये एक घर है, इस घर के ऊपर से कोई गेंद गिराई जा रही है। तो गेंद गिराई जा रही है तो इसका जब इसको गिराया जाता है तो पता है कि इसका संवेग बढ़ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इसका संवेग क्यों बढ़ जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को संवेग का फार्मूला बताया था, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इस संवेग का फार्मूला क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा का वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसका देखिए क्यों बढ़ जाता है। संवेग जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो जब आप किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो क्या करता है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। जब कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसकी वजह से उसका वेग बढ़ जाता है। और जब वेग बढ़ेगा तो आपका संवेग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेग का द्रव्यमान में गुणा है और द्रव्यमान तो स्थिर होता है। क्योंकि ऐसा थोड़ी नहीं कि आप 1 किलो का सामान फेंकोगे तो नीचे आकर 5 किलो का हो जाएगा, वो तो रहेगा 1 किलो का ही। लेकिन जब आप फेंकते हो तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वेग बढ़ जाता है तो उसका संवेग बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखोगे, गिरती हुई वस्तु के संवेग में वृद्धि होती है क्योंकि इसकी गति की दिशा में गुरुत्व बल उस पर कार्य करता है। यानी कि जब आप नीचे फेंकते हो तो वो गति की दिशा नीचे की तरफ है और उसी दिशा में गुरुत्व बल कार्य कर रहा है। चौथा प्रश्न है, किस अवस्था में वस्तु के संवेग में परिवर्तन अधिक होगा। यानी कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन कब अधिक होगा। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस में अधिक परिवर्तन होगा। पहला है, जब मूल रूप से विराम की स्थिति वाली 2 किलोग्राम की वस्तु पर 0.1 सेकेंड के लिए 150 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कि एक वस्तु है 2 किलोग्राम की, उस पर 0.1 सेकेंड के लिए 150 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। दूसरा है, जब मूल रूप से विराम की स्थिति वाली 2 किलोग्राम की वस्तु पर 0.2 सेकेंड के लिए 150 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर भी कितना द्रव्यमान है 2 kg, यहाँ पर भी कितना द्रव्यमान है 2 kg। यहाँ पर कितना बल है 150 न्यूटन, यहाँ पर कितना बल है 150 न्यूटन। यहाँ पर कितना टाइम है 0.1 सेकेंड, यहाँ पर कितना टाइम है 0.2 सेकेंड। जाहिर सी बात है ये बराबर है, ये बराबर है, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, ठीक है। अब इससे ये दोनों कैंसिल हो गए, अब क्या बच गया ये। अब इसमें आपको देखना है कौन ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है 0.2 सेकेंड ज़्यादा है 0.1 से। तो जब 0.2 सेकेंड ज़्यादा है तो विराम की स्थिति भी इसी की ज़्यादा होगी। तो देखिए अवस्था में संवेग में परिवर्तन अधिक होगा, यह बल गुणे टाइम का गुणनफल है जो संवेग में परिवर्तन लाता है। यानी कि यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये पहले आया होगा प्रश्न है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रही है, क्या वस्तु का संवेग अचर है
कारण सहित उत्तर दे। संवेग पूछा गया है, क्या वस्तु का संवेग अचर है? तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। मैंने कभी कई लोगों को बताया, अभी मैंने आपको कई बार बताया। तो क्या कर रहा है, समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चल रही है, क्या वस्तु का संवेग अचर है? अचर है मानी कि संवेग परिवर्तन नहीं हो रहा है। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो आप लोगों को सूत्र से लग रहा होगा कि ये तो हाँ सही होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और जब आपका चाल अचर है यानी कि चाल में परिवर्तन नहीं है तो संवेग भी अचर हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पथ कैसा है? पथ वृत्ताकार है, ये ध्यान दीजिए। ऐसा रास्ता नहीं है कि बिल्कुल सीधा चले जा रहे हैं, वृत्ताकार है। जब वृत्ताकार है तो इसमें क्या होगा, गति में परिवर्तन बार बार होगी, और जब गति में परिवर्तन बार बार होगी तो संवेग अचर नहीं होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यद्यपि चाल अचर है, लेकिन वस्तु के वेग में परिवर्तन उसकी दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, अतः उसका संवेग अचर नहीं है। तो ये आज का कुछ प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।